नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंगर और हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और हार्ट अटैक सीरीज़ में ये हमारा जो वीडियो है जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हार्ट अटैक से बचने के लिए 10 सबसे इफेक्टिव तरीके क्या हो सकते हैं। उसका पहला वीडियो हमने शूट किया था जिसमें हमने 5 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उसका लिंक डाला हुआ है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। इसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए थे कि हमारा फूड क्या होना चाहिए, फूड क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा हमें हर दिन 30 मिनट्स वॉक करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, कब करनी चाहिए। इसके अलावा हमें सनलाइट में बैठना चाहिए, सनलाइट कैसे लेनी चाहिए। इसके अलावा हमने बात किया था हमारा नॉलेज बेस कैसा होना चाहिए जो हमें किसी भी अनयूजुअल चीज़ से बचा सकता है। इसके अलावा जो हमने 5वीं चीज़ डिस्कस की हुई थी वो की थी कि हमें हर दिन प्राणायाम करना चाहिए। 15-15 मिनट का प्राणायाम करने की आदत हमें ज़िंदगी भर के लिए डाल लेनी चाहिए। ये केवल हार्ट की बीमारी नहीं है बल्कि आपके शरीर में कोई भी, चाहे वो क्रॉनिक इलनेस हो चाहे एक्यूट इलनेस हो, हर चीज़ को ठीक करता है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 6 के बारे में। जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है वो है स्ट्रेस को लेकर के। देखिए, आज के टाइम पे अगर मैं हार्ट डिजीज़ के रिस्क फैक्टर की बात करूँ तो स्ट्रेस को नंबर 1 पे रखा जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, सुबह से शाम तक का जो हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया है, और एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है वो है सोशल मीडिया। हम फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जब लोगों को देखते हैं तो कई बार क्या होता है ना कि चाहे ये हमारी समझ की प्रॉब्लम हो, हमें अपने से नहीं, हमें दूसरों से ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे भले हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा हो। तो यहाँ पे समझने की चीज़ है स्ट्रेस हार्मोन की वजह से स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका क्या है। देखिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए बहुत सारे ट्रेनर हैं, ये इस तरह का ज्ञान दिया जाता है कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आप अच्छे बन जाओ, गुस्सा मत करो। पर पर्सनली जो मैं अपनी लाइफ में मैंने देखा है ना, ये चीज़ें काम नहीं करती। आप किसी को कितना भी समझा दो, दैट डजंट वर्क। रेयरली किसी के समझ में आता हो। लेकिन स्ट्रेस की वजह से हमारे शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं वो हार्मोन जाकर के हमारे बॉडी में इंटरनल डैमेज क्रिएट करते हैं और वो हार्मोन्स जाकर के बाद में हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो हमारे शरीर में जब हमें स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि हमारा एड्रेनलिन हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, ये जो सबसे मेन हार्मोन है। इसके अलावा जब हम खुश होते हैं तो हमारे शरीर में जो हार्मोन निकलते हैं वो डोपामाइन निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है और एंडोर्फिन, 4 हार्मोन निकलते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम हो और जो हैप्पीनेस हार्मोन है उसका लेवल ज़्यादा हो। तो हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस हार्मोन्स के लेवल को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर, तो बेसिकली हमारा जो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम होता है उसमें लोगों को ये ज्ञान देने की बजाय हम NLP का यूज़ करते हैं, हम योग निद्रा अभ्यास का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम कुछ डाइटरी चेंजेस बताते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में अपने आप स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ योग निद्रा एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है। योग निद्रा में आप अपने शरीर के अंदर जाकर के अपने अलग अलग ऑर्गन्स को, जब आप अपने शरीर के एक एक अंगों पे ध्यान लेके जाते हैं, जब अंगों पे ध्यान लेके करके जाते हैं, क्योंकि सारा दिन क्या होता है हम बाहर की दुनिया को तो देखते हैं लेकिन हम अपने अंदर तो कभी ट्रैवल ही नहीं करते कि हमारे अंदर क्या चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये एक सोते समय किया जाने वाला योग है जिसमें कि हम एक कंफर्टेबल बेड पे लेट जाते हैं। नॉर्मली हम बिस्तर पे लेट गए, शवासन की मुद्रा में लेट करके हम हाथों को ऊपर कर लेते हैं। इसके अलावा जो इसमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, हमको इन इंस्ट्रक्शंस को केवल सुनते जाना है और जैसा हमको बताया जाता है हमको अपने मन में उसको फॉलो करना है, बस। और अगर हमने इतना कर लिया तो इतना करने से हमारे शरीर के अंदर जो 99% तक जो स्ट्रेस हार्मोन्स हमारे बॉडी में फ्लो हो रहे हैं उसको हम पूरी तरह से सबसाइड कर सकते हैं, दबा सकते हैं। और अगर ये स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल कम हो गया तो अगर आपके जीवन में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है तो जो सबसे आसान चीज़ है जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं, वो है योग निद्रा जैसे मेडिटेशन का अभ्यास करना। इसके अलावा दूसरी जो प्रैक्टिस है वो है NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। क्योंकि स्ट्रेस देने वाली जो चीज़ें होती हैं वो जितनी हमारी दिमाग के बाहर की चीज़ें हैं उससे ज़्यादा चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर हैं। जो हमारा दुनिया को देखने का नज़रिया है, हम किसी इंसान को देखते हैं तो उसकी किसी बात को सुन करके मुझे अपने आप टेंशन हो जाता है। तो टेंशन इसलिए हो जाता है क्योंकि उस चीज़ को देखने का मैंने अपना एक नज़रिया बना लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। मान लेते हैं अभी सरकार ने 2000 के नोट बंद कर दिए। अब एक व्यापारी है, एक बिजनेसमैन है, उसके दिमाग में टेंशन आ गई। दूसरा व्यापारी है, उसको कोई टेंशन नहीं हुई। तो घटना तो एक ही है,
लेकिन दो अलग अलग लोगों को देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग हो सकता है। तो एक ही बात एक आदमी को खुशी दे सकती है तो एक आदमी को टेंशन कैसे दे सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि हर चीज को हम जिस नजरिए से देखते हैं वो हमारे दिमाग में एक तरह का स्टेट क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं एक इमोशनल स्टेट क्रिएट करता है। और जैसी ये इमोशनल स्टेट होती है, भावात्मक स्थिति होती है, उसी तरीके से हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं। तो एनएलपी में क्या होता है, हम इस तरह के पैटर्न्स को अपने आसपास रिपीट करते हैं। हम ऐसे लोगों के बीच में टाइम बिताएं जो अच्छी बातें करें, निगेटिव बातें ना करें, किसी की क्रिटिसाइज ना करें, राइट, हमेशा लोगों की प्रेज करें। तो ये सब करने की वजह से क्या होता है, हमें लगता होगा कि हमें किसी की क्रिटिसाइज करके बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि हम इसको एंजॉय करते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि उस टाइम पे हम अपने शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा रहे होते हैं, हमारे शरीर में एड्रेनलिन कॉर्टिसोल का लेवल अपने आप बढ़ रहा होता है, और हम क्या क्या रहे होते हैं, हम बैठ करके किसी स्पोर्ट्समैन की बुराई करते रहते हैं। पता चला दो लोग बैठ करके महेंद्र सिंह धोनी की बुराई कर रहे थे। अब बुराई तो वो किसी और की कर रहे हैं, लेकिन नुकसान तो वो अपना कर रहे हैं ना। तो ये गलती हम अपने अंदर खुद करते हैं। बल्कि मैं कहता हूं किसी को प्रेज नहीं करना है तो मत करो, लेकिन जो निगेटिव है उसकी बुराई मत करो, जो मुझे पसंद है मैं उसी की प्रेज करूं। तो कहते हैं ना, महात्मा गांधी ने जो हमें एक कहानी बताई थी कि बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। अगर हमारा नजरिया कुछ ऐसा बन जाए कि अच्छा देखो, अच्छा बोलो और अच्छा सुनो, तो सारी चीजें अच्छी हो गई। तो देखिए, ये एनएलपी का मतलब ही हमारे न्यूरॉन्स हैं जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं उसमें जो स्टोर्ड है, जब वो इंफॉर्मेशन चेंज होगी, ये इंफॉर्मेशन तभी चेंज होगी जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट हम खुद चेंज करेंगे। तो एनएलपी एक ऐसी प्रैक्टिस है जब हम इन चीजों को बार बार, अच्छी चीजों को रिपीट होने देते हैं। तो जब ये अच्छी चीजें बार बार रिपीट होती हैं तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन का लेवल अपने आप कम हो जाता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं। आप भगवान की पूजा करिए, मंदिर में जाइए, मस्जिद में जाइए, आप गुरुद्वारे जाइए, आप चर्च में जाइए। आप जाकर के जब आप जाके देखेंगे तो आपको कितनी शांति मिलती है। जो वो आपको शांति है ना, वो शांति बताती है कि आपके शरीर में जो स्ट्रेस हार्मोन है ना वो सबसाइड हो गए हैं। आप किसी पार्क में जाकर के बैठिए, आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम आप पार्क में बैठ करके करिए तो आपको खुद दिखाई देगा कि आपको बड़ी शांति महसूस होती है। वो जो शांति का फील है ना, इसका मतलब आपके जो हैप्पीनेस हार्मोन है वो एलिवेट कर रहे हैं और जो स्ट्रेस हार्मोन है वो सबसाइड कर रहे हैं। आप कॉमेडी मूवीज देखिए, हंसी मजाक वाली मूवीज देखिए। सूरज डूबने के बाद आप न्यूज मत देखिए। अब देखिए, ये चीजें किसी को समझाने वाली चीजें नहीं है, ये आपको करना है घर पे बस। न्यूज मत देखो, सीरियल मत देखो टीवी का, वो ऐसी मूवी मत देखो जिसमें लड़ाई झगड़ा है, जो काफी मारपीट होती है। हॉलीवुड की मूवी आती है, तो अगर हम कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हैं तो पता चला कि किसी एलियन ने अर्थ पे अटैक कर दिया, तो क्या होता है ना, हमको देखने में लगता है कि वाह व्हाट एक्साइटिंग मूवी। तो अगर आपको ये मूवीज देखनी है तो आप दिन में देखो, लेकिन खाना खाने के बाद ये मूवीज मत देखो। तो मतलब ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं कि किसी को समझा करके हम स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम ये छोटी छोटी हैबिट्स को, ये छोटी छोटी मेथड्स को फॉलो करके हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा विपश्यना मेडिटेशन का प्रोग्राम है 10 दिन का। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ये प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको एनरोल करना होता है, आप 10 दिन के लिए जाओ, एक अलग दुनिया है। इसके अलावा यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स के प्रोग्राम होते हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रिलीजियस प्रोग्राम है, दुनिया भर के प्रवचन सुनिए। जब आप देखेंगे, जब आप इन सब चीज़ों से अपने आप को प्लग कर लेंगे तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाएगा। स्ट्रेस कम करने के लिए कोई दवाई नहीं आती कि मैंने ये दवा दे दिया स्ट्रेस कम हो गया, किसी को समझा दिया तो स्ट्रेस कम हो गया। जो ये सब जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तब जाकर के आप अपने हार्ट अटैक के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद हम पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। वो ये है कि अगर आप पहले से ही हार्ट के पेशेंट हैं तो आप अपनी रेगुलर बेसिस पे दवाएं लीजिए, जो आपको आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है उन दवाओं को लीजिए। साथ में आप अलग अलग तरह के नेचुरल ट्रीटमेंट्स कीजिए, ताकि धीरे धीरे आपके हार्ट में जो डैमेज हुआ था, अगर आपको पहले हार्ट अटैक हुआ है या आपकी पहले एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या आपको पहले से ब्लड प्रेशर है या आपको डायबिटीज़ है, तो क्या होगा कि जब आप अलग अलग तरह के नेचुरल ट्रीटमेंट लेंगे और अलग अलग तरह की प्राकृतिक चिकित्सा के साथ में क्या होगा, आपका शरीर अपने आप को और अच्छे से हील करेगा। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे आपकी दवाई भी कम होती जाएगी। तो बीच बीच में आप अपने डॉक्टर के पास विजिट कीजिए ताकि आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, जितनी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई उतनी ही इंपॉर्टेंट है हमें रेगुलर बेसिस पे दवाएं लेना, क्योंकि अगर आप दवाएं नहीं लेंगे तो आपका पता चला ब्लड प्रेशर शूट कर गया, या अगर आपको अचानक से एंजाइना हो गया, आपके दिमाग में अलग तरह का फियर फैक्टर बढ़ जाएगा, तो हो सकता है कि इसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाए। इसीलिए रेगुलर बेसिस पे अपनी दवाएं लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए, एलोपैथिक दवाएं, आयुर्वेदिक दवाएं, होम्योपैथिक दवाओं की अगर मैं बात करूं, कई बार आजकल पेशेंट आते हैं तो बोलते हैं कि मैं एलोपैथी की दवाएं ना लूं, मैं होम्योपैथ की दवाई ले लूं, मैं आयुर्वेदिक की दवाई ले लूं।
देखिए ये चीज़ें तब तक ठीक हैं जब तक कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल और आपके जो शुगर है, सारी की सारी चीज़ें अगर कंट्रोल हैं। तो अगर आप उन दवाओं को भी इंटीग्रेट कर लेते हैं और आपका सारा चीज़ें अगर कंट्रोल में है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दवाएं लेने के बाद अगर आपका बार बार बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, बार बार आपको अचानक से कभी कभी एंजाइना हो जाता है, कई बार हार्ट फेलियर के पेशेंट होते हैं उनकी पल्स बढ़ जाती है, तो ऐसी चीज़ें मत करिए। जब तक आपका हार्ट का पंपिंग फंक्शन ना बढ़े या जब तक आपका एंजाइना पूरी तरह से ठीक ना हो, ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल में ना आ जाए, तो एलोपैथिक दवाएं भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। उसकी वजह से कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि जो एक मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है वो हमारे बॉडी में जो हमारे बॉडी के माइक्रोबायोम्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं उनकी डेथ होने लगती है, जो कि हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के न्यूट्रिशंस के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसके बारे में मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ कि हम कैसे माइक्रोबायोम्स की कॉलोनी को रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की कि आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट में रहिए, एक अच्छे डॉक्टर के पास में जो आपको अनबायस्ड ओपिनियन दे, और अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए, प्रॉपर तरीके से उसकी मेडिसिन लीजिए ताकि आपको हार्ट अटैक का किसी तरह का कोई अनयूजुअल रिस्क ना हो। इसके बाद हम जो पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे वो है हमारी माइक्रोबायोम, जो हमारी कॉलोनीज़ हैं। माइक्रोबायोम बेसिकली हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में 90% जो हमारे जीन्स हैं वो जर्म्स हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंगस, इन सब चीज़ों से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। हमारे जीन्स बहुत कम है, हमारे शरीर में लगभग 20 से 25 हज़ार जीन्स ही ऐसे हैं जो हमको इंसान होने की एक अलग पहचान देते हैं। इसके अलावा हमारे शरीर में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो जिसको हम कहते हैं ना गट बैक्टीरिया कहते हैं, तो बेसिकली जैसी उनकी सेहत होगी वैसी ही हमारी सेहत होगी, जैसा हमारा मूड होगा, जैसी हमारी हेल्थ होगी वैसे उनकी भी हेल्थ होगी। तो हमारे शरीर में हर एक माइक्रो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारे शरीर में जितने भी ऐसे फाइटोकेमिकल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करने के लिए, उनको फॉर्म करने के लिए हमारे शरीर में ये जो गट बैक्टीरिया हैं जिसको माइक्रोबायोम्स कहते हैं, चाहे हमारे स्किन के ऊपर वो बैक्टीरिया हो, चाहे हमारे पेट में वो बैक्टीरिया हो, चाहे हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन में वो बैक्टीरिया हो, तो दवाई लेने की वजह से जो हमें एक नुकसान होता है उनकी कॉलोनी कम होने लगती है। इसीलिए पेशेंट्स को अक्सर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, और देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को नॉर्मली क्या होता है, सुबह सुबह खाली पेट गैस की दवा दे दी जाती है ताकि उनको गैस की प्रॉब्लम ना हो। ये तो एक कॉमन साइड इफेक्ट है, लेकिन उसका जो दूसरा साइड इफेक्ट होता है कि हमारी बॉडी का जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ख़राब हो जाता है। तो आपको अपने डाइट में, जो हालांकि ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये डाइट का पार्ट होना चाहिए, लेकिन ये इसको मैंने अलग से इसलिए ऐड किया हुआ है क्योंकि ये चीज़ें डाइट से थोड़ी सी हट के हैं। माइक्रोबायोम हमें समझना ज़रूरी है। और अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक रिसर्च के बारे में बताया था, जिसके लिए मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे बॉडी में अगर माइक्रोबायोम्स की हेल्थ अच्छी रहती है तो हम अपने बॉडी में जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की जो ग्रोथ है उसको केवल माइक्रोबायोम्स की अच्छी कॉलोनीज और अच्छी हेल्थ की वजह से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको हर दिन फर्मेंटेड फूड रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। जैसे कि फर्मेंटेड आप मिलेट्स ले सकते हैं, अम्बली ले सकते हैं। इसके अलावा फर्मेंट किए हुए जो हमारे कई तरह के फूड्स आते हैं, जैसे दही है, वो सबसे कॉमन फर्मेंटेड फूड है। आपको डेली बेसिस पे दोपहर को आप प्रॉपर छाछ ले सकते हैं। हम मिलेट्स को फर्मेंट कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन में डाल करके फर्मेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग तरह की सब्जियां हैं, जैसे पत्ता गोभी और गाजर, इसको हम इसका जूस निकाल करके इसको हम फर्मेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पानी में हम अदरक, लहसुन वगैरह डाल करके भी इसमें एप्पल साइडर विनेगर डाल करके उसको फर्मेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फर्मेंटेशन के लिए और हमारे बॉडी में गट बैक्टीरिया और जो माइक्रोबायोम्स हैं उसकी हेल्थ को बहुत अच्छा रखने के लिए एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है गौमूत्र, जो गोधन अर्क आता है। जब हम गोधन अर्क लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होता है कि वो सारी की सारी जो कॉलोनीज माइक्रोबायोम्स की ख़त्म हो गई है, क्योंकि ब्लॉकेज के ग्रो करने के पीछे अभी जो मैंने आपको रिसर्च के बारे में बताया था कि 6 साल से लेकर के 18 साल के बच्चों का जब ये 3000 बच्चों का एक डेटा लिया गया तो देखा गया हर एक बच्चे के अंदर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो था वो डेवलप हो चुका था। लेकिन उसी के अगेंस्ट एक दूसरा सेट था जिसमें अलग अलग जगह से ऐसे बच्चों को लिया गया था जिनके डाइट में ऐसी चीज़ें थी जिससे कि उनके बॉडी में उनके माइक्रोबायोम्स की कॉलोनी ख़त्म ना हो। तो उसकी माइक्रोबायोम्स की कॉलोनी ना खत्म होने की वजह से उन लोगों में जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक था वो बहुत कम देखने को मिला था। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ऐसे थे जिनके बॉडी में कोई एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक नहीं था। तो जब ब्लॉकेज नहीं होगा तो हार्ट अटैक का खतरा वैसे ही खत्म हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो हमारे माइक्रोबायोम्स हैं उसको ख़त्म करने के लिए जो सबसे रिस्पॉन्सिबल चीज़ है, जो मैंने बताया था कि हार्ट की मेडिसिन, उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उससे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है एंटीबायोटिक्स का सेवन। एंटीबायोटिक्स की वजह से आज
क्योंकि जब पेनिसिलिन की खोज हुई तो दुनिया में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती थी केवल इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से। लेकिन बाद में जब से पेनिसिलिन की खोज हुई तो हमने एंटीबायोटिक्स का सेवन इतना तेज़ी से करना शुरू कर दिया, और आज के डेट में अगर हम बात करें तो 1 साल के अंदर ऐसे कितने ही बच्चे हैं, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करूं तो नॉर्मली जिन लोगों को जानकारी नहीं है, कई राउंड्स ऑफ एंटीबायोटिक उन बच्चों को दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उनके सारे माइक्रोबायोम्स खत्म हो जाते हैं। कोई सर्जरी होती है तो एंटीबायोटिक दिए जाते हैं, बुखार होता है तो हम एंटीबायोटिक ले जाते हैं, आजकल तो सर्दी जुकाम में भी लोग एजिथ्रोमाइसिन जैसे दवाई ले लेते हैं, राइट। तो ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी के सारे गट बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, हमारी पूरी माइक्रोबायोम्स की कॉलोनी का कम हो जाती है। जब ये कम हो जाती है तो फिर हमारे लिए जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि हमारा शरीर प्रॉपर न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, और जो अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हमारी जो ब्लॉकेज बनने की रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है कि एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें माइक्रोबायोम्स की हेल्थ रखने के लिए। इसके लिए जो मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपको बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, कोई भी इन्फेक्शियस चीज़ हो जाए तो एंटीबायोटिक से फास्ट आप कैसे अपनी हैबिट्स और क्या डाइट लेकर के आप उस प्रॉब्लम को देन एंड देयर 1 या 2 दिन के अंदर ठीक कर सकते हैं। आप उस वीडियो को देखेंगे और मैं उसका डिस्क्रिप्शन भी उसका डिटेल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इन तरीकों से आप अपने माइक्रोबायोम्स की हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं, और जब आपके माइक्रोबायोम की हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपको हार्ट अटैक का खतरा आप कह सकते हैं कि बहुत हद तक कम हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, वह है पॉइंट नंबर 9, वह है हमारा रूटीन। देखिए, रूटीन के बारे में थोड़ा बहुत मैंने डिस्कस किया था जब मैंने फूड के साथ में बात की थी। तो हमारी रूटीन में हमारी कुछ आदतें ऐसी होनी चाहिए जो कि हम वीकली बेसिस पे पकड़ लें। फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैंने बताया कि आप मॉर्निंग में 30 मिनट्स वॉक करने के लिए जाओ, तो वो भी आपका एक रूटीन का पार्ट है। पर हमारा खाने का रूटीन, हमारा खाने का जो टाइमिंग है ना, वो एकदम फिक्स होना चाहिए। मतलब अगर मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट 9 से 10 के बीच में करता हूँ तो मैं 9 से 10 के बीच में ही करूँ। मैं अपना डिनर करता हूँ, लेट से मैं 6:30 से 7:30 के बीच में अपना डिनर करता हूँ, तो मैं अपना डिनर बिल्कुल उसी टाइम पे करूँ। तो रूटीन में हमारा खाने का टाइमिंग प्लस हमारा जो फूड का गैप है कि मैं 8 से 10 घंटे के बीच में खाऊँ, मैं 14 घंटे अपना पेट खाली रखूँ, प्लस मैं हफ्ते में 1 दिन की फास्टिंग करूँ, प्लस जब मौसम बदलने लगता है तो मैं 3 दिन की लिक्विड फास्टिंग कर लूँ। लिक्विड फास्टिंग में मैं कोकोनट वाटर और सिट्रस जूस ले सकता हूँ, जैसे कि मौसम्बी हो गया, संतरे का जूस हो गया, या कई बार लोग वाटर फास्टिंग भी कर लेते हैं। मैं इस तरह की फास्टिंग अगर फॉलो करना शुरू कर देता हूँ तो देखिए ये हमारी कुछ रूटीन है। तो आपको क्या रूटीन पकड़नी है अपनी हेल्थ के लिए, आपको अपने शेड्यूल के हिसाब से, आपकी नौकरी के हिसाब से, आपको अपने परिवार के हिसाब से आपको एक आइडियल रूटीन बनानी पड़ेगी, और ये रूटीन ऐसी हो जिससे कि आपकी बॉडी को प्रॉपरली डिटॉक्सिफाई किया जा सके, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर आप अपनी रूटीन में डाल लेते हैं तो ये सब चीज़ें टाइमली आपके शरीर को रेगुलर बेसिस पे डिटॉक्सिफाई करते रहेंगे। जब आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होती रहेगी तो आपके बॉडी में जो वैसे भी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, जो ब्लॉकेज का ग्रोथ रेट है वो कम हो जाएगा। तो ब्लॉकेज का ग्रोथ रेट कम होगा, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक जो है वो ग्रो नहीं करेगा, तो आपकी ब्लॉकेज जो है वो भी रिवर्स हो जाएगी। और जो डाइट वाला पार्ट मैंने बताया था, उससे जो आपकी फाइब्रस कैप है वो मोटी हो जाएगी। तो क्या होगा, इन सब चीज़ों को फॉलो करके आप हार्ट अटैक के रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 10, और ये डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ये सब करने के बाद भी या जितना भी आपने किया, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, तो नॉर्मली जो आजकल होता है कि हम हॉस्पिटल में गए, डॉक्टरों ने पहले हमारा ECG किया, फिर TMT किया, फिर इकोकार्डियोग्राम किया, फिर डॉक्टर अक्सर ये बोलते हैं आप एंजियोग्राम कराओ, और एंजियोग्राम कराने के बाद पता चला पेशेंट को पता चला ब्लॉकेज निकल आई। तो हमेशा कोई भी डिसीजन लेने के पहले, या इनफैक्ट अगर आपको एंजियोग्राफी के लिए बोला भी गया है तो एंजियोग्राफी के लिए आप CT कोरोनरी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, जो कि एक मिनिमली इन्वेसिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और ये टेस्ट बहुत ही सस्ता होता है। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो ये टेस्ट 7,000 रुपये में हो जाता है, और इससे क्या होता है कि आपको आपकी ब्लॉकेज किस लेवल पे है ये पता चल जाती है। अगर आपको चलने में पेन भी हो रहा है, एंजाइना भी हो रहा है, और अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं, या अगर आप अपने से भी चेक करना चाहते हैं कि आपकी ब्लॉकेज कितनी है, तो आप CT कोरोनरी एंजियोग्राफी के थ्रू अपने ब्लॉकेज के लेवल को चेक कर सकते हैं। जब आप अपने ब्लॉकेज को लेवल को चेक कर लेंगे तो आपको कम से कम ये पता चल जाएगा, क्योंकि यहीं पे अगर आप जो हॉस्पिटल में एंजियोग्राफी होती है, जिसको हम कैथेटर एंजियोग्राफी कहते हैं, जिसमें एक तार डाल करके एंजियोग्राम किया जाता है, ब्लॉकेज तो आपको उसमें भी पता लग जाती है। लेकिन उसमें आप देखेंगे 80 to 90% लोगों को एंजियोग्राफी के दौरान ही, क्योंकि उनको सोचने का मौका नहीं मिलता, और उनको हमेशा इस तरह का माहौल बनाना कि एक इमरजेंसी कंडीशन है, आपको स्टंट डालना पड़ेगा, आपकी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी, या हो सकता है आपको बाईपास करनी पड़े, तो लोगों को सोचने का सही समय नहीं मिल पाता।
राइट, क्योंकि ब्लॉकेज एक दिन में ग्रो नहीं करती, ब्लॉकेज धीरे धीरे ग्रो करती है। जब हमारी उम्र लगभग 8 से 10 साल की होती है तब से हमारे बॉडी में ब्लॉकेज ग्रो करनी शुरू हो जाती है। तो अगर किसी को मान लेते हैं 40 साल या 50 साल या 60 साल की उम्र में ब्लॉकेज का पता लग रहा है, तो ये ब्लॉकेज एक दिन में ग्रो नहीं की है। अगर आप स्टेबल पेशेंट हैं, कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, तो आप अगर आपको डॉक्टर एंजियोग्राफी के लिए एडवाइस करते हैं तो आप सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। और अगर आपको डॉक्टर नॉर्मल एंजियोग्राफी होने के बाद भी अगर आप एंजियोप्लास्टी के लिए एडवाइस करते हैं तो आप हमेशा सेकंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। सेकंड ओपिनियन के लिए आप जो डॉक्टर सर्जिकल तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं आप उनका भी ओपिनियन लीजिए, जो नॉन सर्जिकल तरीके हैं आप उनका भी ओपिनियन लीजिए, राइट। और इसके अलावा इन सब चीज़ों के साथ में जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो नेचुरोपैथी की चिकित्सा है, आप जिसको घर पे कर सकते हैं, इसके लिए हम प्रॉपर एक ट्रेनिंग देते हैं। जो हमारा 7 दिन का प्रोग्राम होता है, जो हार्ट के पेशेंट और डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए एक ऑनलाइन प्रोग्राम होता है, जिसमें कि हम आपको एक डाइट, आपको एक रूटीन, आपको और एक प्रॉपर एक नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट का पूरा का प्रोसेस बताते हैं, जिससे कि आप 7 दिन घर पे उसको कर सकें और आप देख सकें कि उससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो उन सब चीज़ों को अपने डेली बेसिस पे इंक्लूड कर लें, आप अपने नॉलेज बेस को बढ़ाएं, लेकिन साथ में आप सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लीजिए। केवल एक डर के साए में आकर के, एक डॉक्टर के कहने की वजह से आप एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी जैसे एक बड़े डिसीजन के लिए अपना एग्रीमेंट दे देना, मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ट्रीटमेंट गलत है या वो आपके लिए हो सकता है गलत हो, लेकिन अभी जो आज का माहौल है, जो आज का एनवायरनमेंट बना हुआ है और जिस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों की उनको केवल एक डर का माहौल बना करके उनकी एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है, तो हम किस डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, किस डॉक्टर पे ट्रस्ट ना करें, ये हम पहले से तो नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टाइम लेते हैं, आप सेकेंड ओपिनियन लेते हैं सर्जरी का, नॉन सर्जरी का, नेचुरोपैथी का, हर चीज़ का, और आप देखते हैं कि जिस चीज़ के लिए आपको ये सर्जरी एडवाइस की जा रही है उसका अगर कोई अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट हो सकता है तो आप उसको ज़रूर आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपको सर्जरी की ज़रूरत ही ना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिन पेशेंट्स की हार्ट की पंपिंग कम हो गई है नॉर्मली, उनकी एंजियोग्राफी की जाती है, क्योंकि एंजियोग्राफी करने के बाद या तो एंजियोप्लास्टी की जाएगी या तो बाईपास सर्जरी की जाएगी, जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट के साथ होता है। तो ये एक सही डिसीजन नहीं होता, क्योंकि हार्ट फेलियर के पेशेंट को, क्योंकि बहुत सारे हार्ट फेलियर के पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनको ब्लॉकेज नहीं होती, लेकिन क्या होता है कि उनके हार्ट की पंपिंग तो कम हो जाती है, लेकिन पेशेंट को क्या लगता है कि सारी प्रॉब्लम जो है वो केवल ब्लॉकेज की वजह से है। तो हार्ट फेलियर पेशेंट्स के लिए सर्जरी वाला रास्ता किसी भी तरीके से बेटर नहीं होता। इनफैक्ट अगर उनको ब्लॉकेज है भी तो भी उनके लिए नेचुरल ट्रीटमेंट, इसके लिए मैंने एक दूसरा भी वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं कि कैसे कौन से 5 तरीके हैं, नेचुरल तरीके हैं, बिना सर्जरी वाले तरीके हैं, जिससे आप अपनी हार्ट की पंपिंग को बढ़ा सकते हैं। तो ये मैंने इस पूरे के पूरे 2 सीरीज़ में मैंने डिस्कस किया, वो 10 तरीके जिन तरीकों से आप हार्ट अटैक के रिस्क से बच सकते हैं। अगर आपको और डिटेल में समझना है और अच्छे से जानना है तो हमारे 7 डेज प्रोग्राम के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट फ्री में होता है, क्योंकि इसके लिए एक 299 रुपीज़ फीस होती है। हालांकि ये प्रोग्राम हम फ्री में भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक नॉमिनल पैसा इसलिए चार्ज करते हैं ताकि लोग उस 7 दिन के प्रोग्राम को सीरियसली करें, ताकि जो हम बताते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसको सीरियसली करें। और इसके जो ट्रेनिंग वीडियोस होते हैं, इसमें 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें हर चीज़ को डिटेल में बताया जाता है कि अब आपको क्या करना चाहिए। और हमारे जो डॉक्टर्स और मेंटर्स की टीम होती है, न्यूट्रिशनिस्ट की टीम होती है, वो बैकएंड में आपको सपोर्ट करती है, ताकि 7 दिन में आप देख सकें कि जो आपको ब्लॉकेज हो रखी है, जो आपको हार्ट फेलियर की प्रॉब्लम है, आप उसको घर पे कर करके 7 दिन में ही कितना ठीक हो सकते हैं, आपकी डायबिटीज़ किस तरह से ख़त्म होती है। तो इस वीडियो में अभी तक इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।